इस वाले अंदर मशीन होता है, में स्टेशनर बाहर होता है। चलिए ठीक है, इस वाले मशीन में क्या चीज कहाँ प्लेस्ड है? ये जो मशीन आपको दिख रहा है सर फील्ड स्टेटर में वाइंडिंग सर कहाँ है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर लगी हुई वाइंडिंग है कहाँ है? सर, और रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है। रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग, उसके फील्ड अलावा वाइंडिंग मशीन के स्टेटर। और कौन से पार्ट हैं? इस फील्ड वाइंडिंग को हम किससे सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई को क्या कहते हैं? एक्साइटर से। एक्साइटर। अच्छा, एक्साइटर जो इस फील्ड वाइंडिंग को करंट देता है, उस करंट को क्या कहते हैं? फील्ड करंट। फील्ड करंट। फील्ड करंट। ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें ये जो दो रिंग है, ये क्या है? स्लिप रिंग है। और इसके साथ जो ये लगा हुआ है ये कार्बन वर्टिकल ब्रश। कार्बन ब्रश। स्लिप रिंग और इस कार्बन ब्रश का क्या रोल है? सर स्लिप रिंग घूमता है और सर कार्बन ब्रश उसके टच में रहता है। कनेक्टिविटी के लिए लगाते हैं कार्बन ब्रश। मतलब समवेयर एक हम कह सकते हैं कि एक फिक्स लोड को एक रोटेटिंग आर्मेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक इंटरफेस जरूर रिक्वायर्ड होता है, एंड वो सब कौन कौन करता है? वो स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश मिलके करते हैं। ठीक है, मतलब स्लिप रिंग कार्बन ब्रश का बेसिक रोल है कि जो भी ईएमएफ व्हाट एवर ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन आर्मेचर वाइंडिंग, उसको वो कलेक्ट करके लोड को ट्रांसफर करता है, लोड के अक्रॉस क्रिएट करता है। ठीक है, या जो भी करंट प्रोड्यूस होता है आर्मेचर में, उसको ट्रांसफर करता है लोड को वाया कार्बन ब्रश। ओके, यस सर। उसके बाद इस स्लिप रिंग को जब हमने उतने ही पार्ट में ब्रेक कर दिया था, 2 पार्ट में ब्रेक किया था, तो क्या बन गया था? क्या बन गया था? स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर? क्या बन गया था? कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर। ओके, और स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर का बेसिक रोल क्या था? स्प्लिट रिंग या डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ मैकेनिकल स्विचिंग से एसी को डीसी में। मतलब स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर जो है एक स्विचिंग डिवाइस है, जो बना किसका होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का। किसका बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर किसका बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है ड्रॉन, DRON, मतलब एक कॉपर का सीट होता है, उसी को ड्रॉ किया जाता है एक सर्कुलर शेप में, उसी को कहते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर। DRAWN, ड्रॉ से ड्रॉन बना है। आप उसको सीधा कॉपर भी कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट उसका एक प्रिसाइज नाम है हार्ड ड्रॉन कॉपर। ड्रॉन ड्रॉ करना होता है ना, उसी को ड्रॉन है, DRAWN। तो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, और बेसिकली एक मैकेनिकल स्विच होता है जो कि क्या करता है, क्या पर्पस सॉल्व करता है? वो करता क्या है? एसी को डीसी एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। कैसे करता है ये हमने देख लिया था कि अर्लियर जो है वो स्प्लिट रिंग S1 जो है B1 के कांटेक्ट में था, और S2 जो है B2 के कांटेक्ट में था। जैसे ही कॉइल रोटेट किया, AB राइट गया और CD जब लेफ्ट में आ गया, तो स्प्लिट रिंग S1 ने अपना कांटेक्ट B1 से ब्रेक कर लिया और जाके B2 के टच में आ गया, और इस स्प्लिट रिंग S2 ने अपना कांटेक्ट B2 से ब्रेक कर लिया और B1 के टच में आ गया। इस तरीके से इंटरनल स्विचिंग करके हमने देखा कि AB और CD में करंट का डायरेक्शन तो बदलता रहता है। पहले AB में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था, CD में डाउनवर्ड था। उसके बाद AB में डाउनवर्ड हो गया, CD में अपवर्ड हो गया, बट आउटर टर्मिनल से करंट का डायरेक्शन इस स्विचिंग एक्शन के कारण ऑलवेज सेम रहता है। चलिए, तो ये तो हो गया। उसके बाद हम आते हैं डीसी मोटर पे। अच्छा, हाँ, एक और चीज इसमें, स्प्लिट रिंग में जैसे इस आर्मेचर टर्मिनल के 2 सिरे थे, तो स्प्लिट रिंग को हम कितने पार्ट में ब्रेक करते हैं? अगर इसमें 2 सिरे हैं तो 2 पार्ट में। अगर सपोज करो कि एक कॉइल के जगह अगर 20 कॉइल होते, तो 20 कॉइल के, एक कॉइल के 2 सिरे हैं, तो 20 कॉइल के कितने सिरे होते? कितने सिरे होते हैं? एक कॉइल के 2 एंड हैं, तो 20 कॉइल अगर मैं लगा दूं एक दूसरे से, पूरा सर्कुलेशन 40। इसका मतलब आपको एक ही स्लिप रिंग को, एक ही सर्कुलर रिंग को कितने पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा? 40 पार्ट। 40 पार्ट्स में आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और उस छोटे छोटे पार्ट्स को हर एक टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, उस 40 टर्मिनल से। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है।
हाँ तो सर मैं बहुत देर से कह रहा था आपसे कि सर ये दोबारा से जनरेटर समझा सकते हैं जल्दी जल्दी सर। वो मैं था नहीं पिछली क्लास में। यार देखो ये संभव नहीं है, प्लीज मैं रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है आप सर, सारी रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर देना सर। हाँ हाँ कर दूंगा। रिकॉर्डिंग इसी पर्पस के लिए है ना, वो टाइम अब इतना नहीं रह गया है, तो मैं रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए डीसी मोटर देखते हैं बिना वक्त गवाए। मैंने आपको ये कहा था कि ईएमसी मशीन चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, कंस्ट्रक्शन वाइज क्या होता है, कई बार रिपीट किया था इस चीज को। सेम होता है सर। डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस कहाँ होता है? इनपुट आउटपुट में। केवल उसके आउटपुट, इनपुट आउटपुट में, उसके ऑपरेशन में। अब यहाँ हम एक जल्दी से एग्जांपल लेते हैं कि अब मैं एक ईएमसी मशीन लेने जा रहा हूँ जिसका ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इस पे ये बार वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेटर होता है। इस पे जो हम वाइंडिंग रखते हैं, कौन सा वाइंडिंग रखते हैं, कौन सा वाइंडिंग रखते हैं, जल्दी बताइए। फील्ड वाइंडिंग रखते हैं। तो यहाँ हमने फील्ड वाइंडिंग रखा है। फील्ड वाइंडिंग को जिससे सप्लाई देते हैं वो क्या होता है, एक्साइटर होता है। वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, वो हाँ उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव कि आप लोग समझ रहे होंगे, केवल मैंने यहाँ फील्ड वाइंडिंग दिखा दिया और फील्ड वाइंडिंग का फील्ड फ्लक्स दिखा दिया कि नॉर्थ से साउथ की तरफ एक फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैंने दिखा दिया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद स्मॉल स्केल ईएमसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को हम कहाँ रखते हैं, रोटर पे। तो ये वाला जो पोर्शन होता है अपना आर्मेचर वाइंडिंग होता है, या ये सब आप लोगों को पता है। जनरेटर के केस में हम क्या कर रहे थे कि इस आर्मेचर को यहाँ पे शाफ्ट लगा के किसी प्राइम मूवर से क्या करा रहे थे, मूव करा रहे थे, रोटेट करा रहे थे। वो प्राइम मूवर मेरा कोई स्टीम टरबाइन हो सकता है, मेरा हाइड्रो टरबाइन हो सकता है, कोई मोटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो इस आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट करा था। जब रोटेट करा रहा था तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा था, ईएमएफ प्रोड्यूस। और जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया और जब हमने इस पे यहाँ पे लोड लगा दिया तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट। अब एक करंट करेंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया, नॉर्थ साउथ के इन्फ्लुएंस में। तब उस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अच्छा, जो टॉर्क लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्राइम मूवर जिस डायरेक्शन में रोटर को रोटेट करा रहा है क्या उसी डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा? क्यों होगा अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि वो करंट जो है ईएमएफ के कारण प्रोड्यूस हो रहा है और ईएमएफ कहीं ना कहीं रोटेशन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो टॉर्क लगेगा उस करंट पे, कब तक आएंगे? अरे भैया म्यूट कर लो भाई। अरे आयुष म्यूट कर लो यार, आयुष म्यूट। ठीक है, अच्छा चलो। तो अब ये डिस्कशन हम करते हैं सेम मशीन को। अब क्या कर रहे हैं, देखिए कुछ नहीं किया, पहले हमने उसको मैकेनिकल इनपुट दिया और इसको रोटेट कराया। तो सर आप, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज नहीं आ रही है सर, सही से नहीं आ रही है। नहीं आप सब म्यूट कीजिए, आप सब म्यूट कीजिएगा तभी मेरी आवाज ठीक से आएगी। कुछ लोगों ने अनम्यूट कर रखा होगा। सबका म्यूट है सर लगभग, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है बस। आई थिंक अभी बताइए कैसी आ रही है आवाज, ठीक आ रही है क्या मेरी? अभी भी सर ब्रेक हो रही है, थोड़ी ब्रेक आ रही है सर। अभी भी ठीक नहीं आ रही, इंटरनेट तो सही चल रहा है। बताइए अभी भी क्या स्टेटस है, आवाज नहीं आ रही क्लियर? आ तो रही है बहुत दूर के कारण नहीं आ रही सर। हेडफोन निकाल के फिर से लगा हेडफोन या सर जैक निकाल के फिर से लगाइए सर, लग रहा है नहीं मुझे लग रहा है। अभी बताइए, एक बार बताइए दोबारा, अभी आ रही क्या? चलिए सर इसी शुरू कीजिए सर, चलिए टाइम नहीं आ रहा। एक कोई बात नहीं है, फ्री ज्वाइन कर लीजिए। अभी आ रही है, ठीक है सर। काम चलाने लायक है सर। चलिए सर हम लोग बताते हैं सर, प्रॉब्लम होगी तो। क्या आ रही है सर इतनी? हेलो, यस सर आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? यस सर अब सही। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया
कि जनरेटर के केस में यहाँ पे प्राइम मूवर को कनेक्ट करके इसको रोटेट कराया, और एक मैग्नेटिक फ्लक्स में जब कोई कॉइल रोटेट करता है तो फ्लक्स चेंज होता है, और उसमें फ्लक्स के चेंज होने के कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस एक्शन को हम क्या कहते हैं? जनरेटिंग एक्शन कहते हैं। और ये मशीन, ईएमएसी मशीन जो है वो जनरेटर की तरह काम कर रहा था। हमने मैकेनिकल इनपुट दिया प्राइम मूवर से, और हमें बदले में क्या मिला? इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला, ईएमएफ जनरेट हो गया। चलिए, ये तो हो गई जनरेटर की कहानी। अब हम आते हैं, क्या करते हैं कि हम इसी अरेंजमेंट में हमने क्या किया कि यहाँ पे एक डीसी सप्लाई दे दी। क्या किया? क्या किया? यहाँ पे डीसी सप्लाई, यहाँ पे लोड लगाने के बजाय हमने एक डीसी सप्लाई दे दी। जब हम इसको डीसी सप्लाई देंगे, कोई वोल्टेज देंगे, तो इसमें एक आर्मेचर करंट ड्राइव होगा कि नहीं होगा? अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो करंट ऐसे अब बढ़ जाएगा, ऐसे होते हुए इस आर्मेचर में करंट जाएगा और ऐसे वापस लौटेगा। क्या ये फैक्ट है? होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, होगा। तो अब इसका मतलब है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया या नहीं आ गया? यस सर। इसका मतलब आइए एक आर्मेचर करंट है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया। तो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो उस पर टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर, लगेगा। अब मुझे बताइए कि आर्म एबी पे जो टॉर्क लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? जो टॉर्क लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो किससे प्रिडिक्ट होगा? वो प्रिडिक्ट होगा आईएल क्रॉस बी से। किससे प्रिडिक्ट होगा? आईएल क्रॉस बी से। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए यहाँ पे, थोड़ा जैसे मैं बोलूंगा वैसे कीजिएगा। आईए के डायरेक्शन में हाथ रखिए, आईए के डायरेक्शन में हाथ रखिए, मतलब आपकी चारों उंगलियां आपके राइट हैंड में। अपना पहले राइट हैंड उठाइए और राइट हैंड उठा के आईए के डायरेक्शन में हाथ रखिए। ऐसे रखिए कि आपका थंब जो है वो प्लेन में भीतर की तरफ घुस रहा हो। कैसे रखिएगा? अपना राइट हैंड रखिए आईए के डायरेक्शन में, मतलब आपकी चारों उंगलियां जो है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में हो, सीलिंग की तरफ, आपके घर के सीलिंग की तरफ जा रही हो, और थंब जो है वो बिहाइंड द प्लेन जा रहा हो। किधर जा रहा हो? बिहाइंड द प्लेन, मतलब प्लेन में भीतर की तरफ जा रहा हो। और आईए के डायरेक्शन में हाथ रख के बी के डायरेक्शन में कर्ल कर दीजिए। तो थंब किधर जा रहा है वो देखिए। थंब किधर जा रहा है? सर इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन जा रहा है। मतलब आईए पे जो फोर्स लग रहा है, आईए पे जो फोर्स लगेगा, आईए पे जो फोर्स लगेगा वो इनसाइड द प्लेन लगेगा। गॉट इट? यस सर। आईए पे जो एबी आर्म पे, देखिए सुनिए, अपना राइट हैंड निकालिए। राइट हैंड निकालने के बाद अपना राइट हैंड आईए के डायरेक्शन में, एबी वाले आर्म की अभी बात कर रहा हूं, सीडी की बाद में बात करूंगा, मैं एबी वाले आर्म की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड को एबी वाले आर्म पे आईए के डायरेक्शन में रख दीजिए, क्योंकि आपकी चारों उंगलियां जो हैं वो आईए के डायरेक्शन में, और जब चारों उंगलियां को आप मोड़े, कर्ल करें, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो देखिए थंब किधर जा रहा है? नीचे। किधर जा रहा है? इनटू द प्लेन जा रहा होगा। इनटू द प्लेन सर, इनटू द प्लेन। की तरफ। अगर आप अपनी राइट हैंड को एबी आर्म पे, जो ये आर्म एबी आपको दिख रहा है ना, इस पे आप अपना राइट हैंड ऐसे रखिए कि आपका राइट हैंड में जो चार उंगलियां हैं, जब आप उसको कर्ल कीजिए, घुमाइए, मतलब मोड़िए मुट्ठी बांधने के लिए, तो जब आप मुट्ठी बांधिए तो मुट्ठी जो है उसमें वो चारों उंगलियां का कर्ल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो हाथ ऐसे रखिए कि आप चारों उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ पाए। हाथ को ऐसे रखिए एबी आर्म पे। अब देखिए अंगूठा किधर जा रहा है? डाउनवर्ड सर। एबी के डायरेक्शन जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है सर। इनटू द प्लेन जाएगा, इनटू द प्लेन जाएगा, भीतर की तरफ जाएगा। आप लोगों को प्रोडक्ट का डायरेक्शन शायद आप, पता नहीं आप लोगों को आपने लर्न किया नहीं किया है, या आप इसको आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जानते हैं? यस सर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता है? सर कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स सर, राइट हैंड फोर्स का रूल डायरेक्शन आप तीनों 90 डिग्री पे होना चाहिए उंगली। कर सकते हैं। जैसे थंब है तो थंब आप मोशन के डायरेक्शन में रख सकते हैं, सर, वो फिंगर थंब को फोर फील्ड के फिंगर डायरेक्शन उनको में रख सकते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो उससे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान जो है वो राइट हैंड, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जो है वो आप फिंगर कर्ल करके ज्यादा आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप एबी आर्म पे अपना
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आ रही है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए। ए बी आर्म पे आप राइट हैंड, हेलो, किसी को आवाज आ रही है मेरी? प्लीज म्यूट कर लीजिए। अमन आप म्यूट लोग सबकी आ रही है आवाज, म्यूट कर लीजिए। सुनिए, ए बी आर्म पे देखिए, ए सर, बी यू आर आर्म नॉट पे, ऑडिबल। अरे बेटा तुम लोग ऑडिबल हो? मुझे मेरी आवाज आ रही है? सर जो हमारा थंब आएगा वो तो उसमें एबी की डायरेक्शन में आएगा ना? नहीं आएगा थंब ए बी के डायरेक्शन में बेटा, तुम उस चीज को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम करंट का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड है? यस सर। करंट का डायरेक्शन अब तुमको जैसे बता रहा हूँ, राइट हैंड को ऐसे रखो। देखो, राइट हैंड को ऐसे रखो कि तुम्हारा थंब जो है वो इनटू द प्लेन जाए। किधर जाए? इनटू द प्लेन, मतलब प्लेन में गड़ जाए, भीतर की तरफ चला जाए, इनटू द प्लेन जाए। और चारों उंगलियां तुम्हारी आसमान की तरफ हो, टुवर्ड्स द स्काई। ऐसे रख लिए, थंब तुम्हारा राइट हैंड का इनटू द प्लेन हो और बाकी की चार उंगलियां आसमान की तरफ हो, टुवर्ड्स द स्काई हो। ऐसे रख लिए? बताओ, पहले रखो। यस सर। अच्छा, अब जब चारों उंगलियों को तुम मोड़ोगे, आई के डायरेक्शन में तुम्हारी चारों उंगलियां हैं, अब उस चारों उंगलियों को बी के डायरेक्शन में मोड़ो। बी किधर है? उधर है, की तरफ है, इधर की तरफ है, इधर है। तो अब चारों उंगलियों को बी के डायरेक्शन में मोड़ो, तो थंब किधर जा रहा है? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन जा रहा है ना? यस, इनटू द प्लेन। इसका मतलब आईए पे जो फोर्स लग रहा है वो इनटू द प्लेन लग रहा है, भीतर की तरफ लग रहा है। आर्म एबी पे जो आईए है उस पे जो फोर्स लग रहा है वो इनटू द प्लेन लग रहा है। अब आर्म सीडी पे आओ, अब मैं जैसे बता रहा हूं वैसे रखना। आर्म सीडी में फिर राइट हैंड अपना लो और उसको ऐसे रखो कि चारों उंगलियां जो हैं वो तुम्हारी जमीन की तरफ हो, ग्राउंड की तरफ, और तुम्हारा थंब तुम्हारे फेस की तरफ आ रहा हो, तुम्हारी तरफ आ रहा हो। ऊपर रख लिया? तो उसके बाद जब चारों उंगलियों को तुम करंट के डायरेक्शन में, तो अभी तुम्हारी चारों उंगलियां हैं आईए के डायरेक्शन में और थंब तुम्हारे फेस की तरफ आ रहा है, तो जब तुम चारों उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रख के बी की तरफ मोड़ोगे, बी किधर है? मुट्ठी बंद करोगे, बी इधर है, तो जब मुट्ठी बंद करोगे तो थंब किधर आ रहा है? आउटवर्ड द प्लेन, तुम्हारी तरफ आएगा, मतलब आउटवर्ड द प्लेन आएगा। इसका मतलब है कि आर्म एबी पे जो फोर्स लग रहा है वो बिहाइंड द प्लेन लग रहा है, प्लेन में भीतर की तरफ लग रहा है, और सीडी पे जो फोर्स लग रहा है वो प्लेन से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इस आर्म एबी सीडी को किधर रोटेट कराना शुरू कर देगा? इस आर्मेचर को किधर रोटेट कराना शुरू कर देगा? कॉइल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कि ये कॉइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। नहीं समझ में आई? देखो, हम सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी अरेंजमेंट में हमने कुछ भी नहीं किया। मैं दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूं, इस अरेंजमेंट में हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया कि यहाँ पे हम पहले जनरेटर के केस में क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक रॉड लगाया था और रॉड को क्या कर रहा था, एक प्राइम मूवर लगा के इस प्राइम मूवर से इसको रोटेट कराया। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट किया तो इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ, जो ईएमएफ जनरेट हुआ तो यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया। तो इस स्प्लिट रिंग के थ्रू या कम्यूटेटर के थ्रू और इस ब्रश के थ्रू उस लोड को वोल्टेज या करंट मिलने लगा, तो काम करने लगा। अब हमने क्या किया है कि हमने इसका प्रोसेस उलट दिया। हमने क्या किया कि उस लोड को यहाँ से हटा दिया, और लोड को हटाने के बाद हमने यहाँ सप्लाई लगा दिया, एक डीसी सप्लाई लगा दिया। तो जब हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, डीसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे, तो ऑफकोर्स ये डीसी सप्लाई करंट ड्राइव करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ से करंट जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए वापस की तरफ आएगा। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा, जब इसमें करंट होगा, आर्म एबी और सीडी में करंट होगा, तो अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, आर्म एबी में भी एक करंट है और आर्म सीडी में भी एक करंट है। इसका मतलब आर्म एबी और सीडी में करंट है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो वो दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया, जिसका डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, इधर इसके इन्फ्लुएंस में आ गया। अब मुझे निकालना है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, इस मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर किधर फोर्स लग रहा है। तो उसको हम निकालते हैं F इक्वल टू, जो फोर्स का डायरेक्शन है उसको हम निकालते हैं F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, जो कि कुछ इस तरीके से निकलता है कि आप आई के डायरेक्शन में हाथ रखिए और उसको बी के डायरेक्शन में मोड़ दीजिए, तो जो थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो अब मैं बता रहा हूं कि आर्म एबी पे फोर्स किधर लग रहा है।
अगर आर्म ए बी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि करंट कैरी कर रहा है, तो उसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है उसमें फोर्स किधर लगेगा? तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे रखिए, अपना राइट हैंड लीजिए, दाहिना राइट हैंड लीजिए, उसको क्या कीजिए, एबी पे ऐसे रखिए कि आपका चारों उंगली जो है वो आईए के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, और थंब जो है वो प्लेन में भीतर की तरफ जा रहा हो, अंदर की तरफ धंस रहा हो। ऐसे रख लिए? बताइए, चारों उंगली जो है वो आईए के डायरेक्शन में, ऊपर टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ, आईए के डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, और आपका थंब जो हो उस प्लेन में भीतर की तरफ जा रहा हो। ऐसे रखिए अपना हाथ, ऐसे रख लिए? सर कंफ्यूजिंग हो रहा है कैसे, मतलब आइए, मतलब चारों उंगली के ऊपर कर ली सर। ऐसे एक बात बताओ, तुमको हाथ ऐसे रखना है, ऐसे रखना है कि चारों उंगलियां जो है तुम्हारा इस डायरेक्शन में कर्ल हो जाए, बी के डायरेक्शन में मुड़ जाए। अब तुम देखो कैसे रखोगे, हाथ का चारों उंगली ऊपर की तरफ भी हो, और ऐसे रखो कि वो चारों उंगली जो है वो इधर की तरफ मुड़ जाए, इस डायरेक्शन में कर्ल करे, बी के डायरेक्शन में, ऐसे। अब हाथ कैसे रखोगे तुम खुद देखो ना रख के। सर दो तरीके से रख सकते हैं, एक थम्स अप देते हैं तब, और एक थम्स डाउन देते हैं तब। दो तरीके से कैसे? चारों उंगली जो है जब मुट्ठी बांधते हो तो एक ही डायरेक्शन में ना घूमेगा, उल्टे डायरेक्शन में तो घूमेगा नहीं, टूट जाएगी उंगलियां। अगर तुम चार उंगलियां, एक बात बताओ, चार उंगलियां है उसको तुम आईए के डायरेक्शन में अपवर्ड रख रहे हो, और तुमको चार उंगलियां घुमाना, कैसे दिखाऊंगा एक बात बताओ, दिखाऊं कैसे, ये तो बताओ। मैं तो इतने में दिखा देता। एक बार हाथ दिखा दो ना, वीडियो सर किससे ले रहे हो क्लास? वीडियो ऑन कर लीजिए ना एक बार, बच्चों क्लियर हो जाएगा। वीडियो से दिख जाएगा तुम लोगों को? हाँ सर, समझ देखना है सबको। रुक जाओ, ठीक है, अगर दिख जाएगा तो मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखो जरा, सर आप पाम रूल से भी समझा सकते हैं, बताओ उसमें फिंगर्स दिख रहा है क्या? मेरा वीडियो आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अब एक बार हाथ दिखा दो बस आप। वीडियो आ रहा है तो देखो, ये हाथ दिख रही है चारों? हाँ जी सर। यस सर, यस। ये चारों हाथ दिख रहा है। इस चार हाथ को देखो, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रख लिया सर। ठीक है, ये चारों उंगलियां आईए के डायरेक्शन में है, देखो। यस स्क्रीन सर। भी देखो, चारों उंगलियां आईए के डायरेक्शन में है। और देखो, अब जब चारों उंगलियों को मोड़ रहा हूं तो बी के डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी उधर ही है, बी के डायरेक्शन में गया। तो थंब किधर गया? थंब किधर गया? बिहाइंड द प्लेन गया, प्लेन के अंदर गया। यस सर। अब देखो, अब दूसरा आर्म सीडी की बात कर रहा हूं। आर्म सीडी पे देखो जरा, आर्म सीडी पे मैं दिखा रहा हूं। ये चार उंगलियां देखो, चार उंगलियां आईए के डायरेक्शन में है, देखो जरा, डाउनवर्ड। चारों उंगलियां आईए के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। अब देखो, चारों को मोड़ रहा हूं बी के डायरेक्शन में, देखो चारों उंगलियों का मूवमेंट देखो, बी के डायरेक्शन में मोड़ रहा हूं, बी के डायरेक्शन में मोड़ दिया। अब थंब किधर जा रहा है मेरा? देखो आउटवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब देखो, दोबारा देख लो, इस वाले आर्म एबी पे चारों उंगलियां अपवर्ड रखा आईए के डायरेक्शन में, और बी के डायरेक्शन में मोड़ दिया। थंब किधर गया? जल्दी से बताओ। इनसाइड द प्लेन गया। मतलब एबी पे जो फोर्स लग रहा है, एबी पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लगेगा? अंदर की साइड, अंदर की तरफ। अब देखो यहाँ सीडी को देखो, सीडी में मैं चारों उंगलियों को रखता हूँ करंट के डायरेक्शन में, आईए के डायरेक्शन में, और देखो बी के डायरेक्शन में जल्दी से मोड़ रहा हूँ, ऐसे मोड़ दिया बी के डायरेक्शन में, देखो बी के डायरेक्शन में मोड़ दिया। हम किधर गया? आउटवर्ड गया। समझ में आ गया? मतलब एबी पे फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है, और सीडी पे किधर लग रहा है? आउटवर्ड लग रहा है। तो ये पूरा कॉइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। अगर एबी पे इनवर्ड लग रहा है और सीडी पे आउटवर्ड लग रहा है तो जल्दी बताओ सर। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना? यस तो अब बताओ, तुमने इसको इनपुट क्या दिया था? डीसी सप्लाई। आउटपुट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बदले में क्या मिल रहा है? टॉर्क। ईएमएफ। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बदले में क्या मिल रहा है? रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो रोटेशन जो है, रोटेशन मैकेनिकल है कि इलेक्ट्रिकल है? मैकेनिकल है सर। इनपुट जो डीसी सप्लाई दी हो इलेक्ट्रिकल है कि मैकेनिकल है?
इलेक्ट्रिकल। तुम इलेक्ट्रिकल दिए तो मैकेनिकल पाए कि नहीं पाए? यस सर। अब इस रोटेशन के साथ अब सोचो, ये जो आर्मेचर रोटेट कर रहा है, इससे मैं सपोज करूं कि फैन का एक ब्लेड कनेक्ट कर दूं, तो फैन का ब्लेड रोटेट करने का लगेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। मूव करेगा, फैन से आपको हवा मिलेगी। तो आपने फैन को इनपुट क्या दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट में फैन रोटेट करने लगा, बदले में फैन रोटेट करने लगा, ये रोटेट करने लगा, इससे आपका फैन का ब्लेड कनेक्टेड था, और वो ब्लेड कनेक्ट है तो फैन का ब्लेड भी रोटेट करेगा। तो आपको आउटपुट में क्या मिला? रोटेशन मिला। यहाँ देखो एग्जांपल में मैंने फैन लिखा हुआ है। तो ये जनरेटर की मोटर है, मोटर। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में जो कन्वर्ट करता है उसको मोटर कहते हैं। तो एक बात बताओ, इसमें और इसमें कोई कंस्ट्रक्शन में अंतर है? बताना जरा सा भी फर्क क्या है? कि इसमें हम यहाँ साफ कनेक्ट करके इसको किसी चीज से रोटेट कर रहे थे, तो मैकेनिकल इनपुट दे रहे थे, तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा था, और यहाँ पे हम बदले में लोड ले रहे थे, उससे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे। तो ये कैसे काम कर रहा था? जनरेटर की तरह। और इसी मशीन में हमने क्या किया कि यहाँ से लोड को हटा दिया, यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया? बैटरी कनेक्ट कर, डीसी सप्लाई कनेक्ट। तो जब डीसी सप्लाई कनेक्ट किया तो इसमें करंट आया, और करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक टॉर्क लगा, एबी में भीतर की तरफ, सीडी में बाहर की तरफ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा, और इससे मैंने एक फैन का ब्लेड कनेक्ट कर दिया, तो ब्लेड भी क्या होने लगा? रोटेट करने लगा। मतलब इनपुट में इसको इलेक्ट्रिकल दे दिया, तो बदले में इसने मैकेनिकल दे दिया, और इनपुट में अगर इसको मैकेनिकल दिया तो बदले में इसने इलेक्ट्रिकल दे दिया। कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस था क्या? बता दो मुझे। नहीं था ना? जो डिफरेंस था वो किसमें था? इनपुट आउटपुट में था, और ऑपरेशन में था, यही था ना? यस सर। अच्छा, यहाँ तक तो दिमाग लगाने की बात नहीं थी, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मशीन का थोड़ा सा। हाँ बोलो। सर जब आप करंट की डायरेक्शन बता रहे थे सर, तब थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो सर थोड़ा और भी बता दो। एक बात बताओ, कैसे इस कांस्टेंट को हैंडल करता हूं मैं एक बच्चे के लिए? वीडियो लिंक में शेयर कर दिया, कर दूं, कैसे करूंगा? ऐसे तो मैं बढ़ नहीं पाऊंगा ना सर। इसको बाद में बता दूंगा, मेरे से पूछ लेगा। रिकॉर्डिंग देख लियो भाई, रिकॉर्डिंग देख लेना यार, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। 8-11 हो गए, देखो ना, बहुत सारी चीजें बतानी है, तुम समझो प्रॉब्लम को, नहीं हो पाएगा ना काम। अच्छा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग का। स्टिल दिक्कत होगी तो मैं दोबारा बता दूंगा, बट अभी क्लास को आगे चलने दीजिए, है ना? ओके सर। ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखिए, तो आप समझ गए कि कैसे एक मशीन, ये मशीन है, जो जनरेटर भी काम करता है, जो मोटर भी काम करता है, केवल इनपुट आउटपुट बदल देने से, इनपुट आउटपुट का नेचर बदल देने से। अगर हम उसको मैकेनिकल इनपुट दे रहे थे तो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहा था, ईएमएफ जनरेट कर रहा था। और वही हमने क्या किया कि उसको इलेक्ट्रिकल इनपुट दे दिया यहाँ से, तो मैकेनिकल आउटपुट जनरेट करने लगा। इस चीज को तो आप समझ गए? यस सर। अब जरा मशीन के कोर वर्किंग में आते हैं। ये तो हो गया। जब आपने इसको, सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि आपने इसको 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया। क्या किया? 10 वोल्ट की बैटरी से 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट। 10 वोल्ट के बैटरी से जब कनेक्ट किया तो इस 10 वोल्ट के बैटरी ने करंट आई इसमें ड्राइव किया, जिसको हम कह रहे हैं, चूंकि आर्मेचर से होकर गुजर रहा है तो हम इसको आर्मेचर करंट कहते हैं। इस आर्मेचर करंट के कारण क्या हुआ, मुझे बताते चलिए। जब ये आर्मेचर करंट आया तो क्या हुआ? टॉर्क जनरेट हुआ। टॉर्क जनरेट होने से क्या हुआ? रोटेशन घूमने लगा। अच्छा, अब मुझे बताइए, अब एक स्टेप बाय स्टेप आइए। मैं इस बैटरी को अभी जस्ट लगा रहा हूं। जैसे ही मैंने इस बैटरी को लगाया, इसने करंट ड्राइव किया, जिसको हम आर्मेचर करंट कर रहे हैं, आईए को ड्राइव किया। आईए के आने के कारण एबी और सीडी पे टॉर्क लगने लगा, एबी पे भीतर की तरफ और सीडी में बाहर की तरफ, जिसको आपने राइट हैंड थंब रूल से देखा कि कैसे लग रहा है। तो ये एबीसीडी वाला जो आर्म है, ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करने लगा। जब ये रोटेट करने लगा तो एक बात बताइए, जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो इस फ्लक्स को कट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जब इस फ्लक्स को कट करेगा तो इसमें फिर से एक ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब मुझे ये बताइए कि अब जो ईएमएफ जनरेट होगा वो इस अप्लाइड वोल्टेज को, ये जो डीसी सप्लाई 10 वोल्ट का दिया हो, उसको अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा? अपोज करेगा। क्यों करेगा अपोज?
क्यों करेगा अपोज? क्योंकि फ्लक्स उसकी वजह से चेंज हो रहा है और फ्लक्स उसी की वजह से जनरेट हो रहा है। ईएमएफ जो जनरेट हुआ है, ईएमएफ जो जनरेट हुआ वो रोटेशन की वजह से हुआ। यस सर। और रोटेशन जो है वो टॉर्क की वजह से हुआ है। यस सर। और टॉर्क जो है इस करंट की वजह से है। यस सर। करंट इस वोल्टेज की वजह से है। यस सर। बिल्कुल। अल्टीमेटली जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो रोटेशन से हो रहा है, और रोटेशन जो है वो टॉर्क की वजह से, टॉर्क करंट की वजह से, और करंट इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से। तो इसका मतलब जो इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? अल्टीमेटली अप्लाइड वोल्टेज। सपोज करें अप्लाइड वोल्टेज। तो जो भी ईएमएफ जनरेट होगा इस अप्लाइड वोल्टेज को क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा। थोड़ा ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। ट्रेन कैसे काम करता है ये भी बताऊंगा, इसी डायग्राम पे बता दूंगा कि दिल्ली मेट्रो कैसे काम करता है, यही से बताऊंगा मैं, तुम सुनते रहो ध्यान से। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर हमने इसको 10 वोल्ट दिया और इसमें जो ईएमएफ जनरेट हुआ इसके रोटेशन की वजह से वो 8 वोल्ट का जनरेट हुआ, तो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। 2 वोल्ट। 10 वोल्ट कहां से? 10 वोल्ट को तो 8 वोल्ट अपोज कर देगा, क्योंकि इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो 8 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इफेक्टिव वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। थोड़ा सा इसको और फिल्टर करते हैं। अगर हमने इसको 10 वोल्ट दिया और इसके रोटेशन से 12 वोल्ट जनरेट हुआ, तो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज कितना है? -2 वोल्ट। -2 वोल्ट कहने का मतलब है कि ये आपका मोटर जो है वो वोल्टेज लेने के बजाय क्या करने लगा? वोल्टेज प्रोड्यूस करने लगा। इंटरेस्टिंग कि ये मोटर जो है आपका ले रहा है 10 वोल्ट और जनरेट कितना कर रहा है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। मतलब बदले में आप 10 वोल्ट दे के पा कितना रहे हैं? 12 वोल्ट। मतलब उल्टा वो जनरेटर आप 10 रुपया खर्च करके अगर 12 रुपया पा रहे हैं तो उल्टा आपको बदले में 2 रुपया तो मिल ही रहा है। यस सर। तो आप 10 वोल्ट खर्च करके अगर 12 वोल्ट जनरेट कर ले रहे हैं तो बदले में आपको तो 2 वोल्ट का प्रॉफिट ही है, मिल ही रहा है। मतलब इस केस में मोटर एज ए कैसे काम करेगा? मोटर एज ए कैसे काम करेगा? जनरेटर की तरह। मोटर एज कैसे काम करेगा? जनरेटर की तरह। अब जरा कहानी को ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो ईएमएफ जनरेट होता है इसके रोटेशन से, इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं बैक ईएमएफ? क्योंकि वो अप्लाइड वोल्टेज को क्या करता है? अप्लाइड वोल्टेज को क्या करता है? अपोज करता है। इसलिए समवेयर इसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो अगर बैक ईएमएफ, अच्छा दूसरी चीज, ये जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, ये जो अप्लाइड वोल्टेज भी आप दे रहे हैं, खर्च कहां हो रहा है? एक तो ये बैक ईएमएफ को इनकाउंटर करने में जा रहा है, क्योंकि बैक ईएमएफ क्या करता है? इस अप्लाइड वोल्टेज को और रेजिस्टेंस अपोज करता है। तो जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं इसको, इस आर्मेचर को जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इस कॉइल को, वो दो जगह खर्च हो रहा है। एक तो जो भी इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसके रोटेशन की वजह से, जो कि अप्लाइड वोल्टेज को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। और दूसरा, इस वाइंडिंग का अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा आर्मेचर का। यस सर। आर्मेचर वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। अगर ये रेसिस्टेंस RA है तो, और इसमें करंट IA है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? IARA। मतलब कहने का मतलब है कि जो आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ये वोल्टेज जो दे रहे हैं इसको डीसी सप्लाई, वो दो जगहों पे खर्च हो रहा है। एक तो बैक ईएमएफ को काउंटर करने में, और दूसरा जो IARA का वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर में हो रहा है उसको इनकाउंटर करने में। ये दो जगहों पे खर्च हो रहा है। मतलब V इक्वल टू क्या होगा? बैक ईएमएफ EB और प्लस आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है IARA। थोड़ा बहुत ब्रश पे भी ड्रॉप होगा, यहाँ भी ड्रॉप होगा, आप चाहे तो इसको भी जोड़ सकते हैं, बट मैंने ब्रश के ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दिया। ब्रश का जो ड्रॉप होगा, यहाँ ब्रश कॉन्टैक्ट पे भी एक आधा वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो आप चाहे तो यहाँ इसको V ब्रश भी लिख सकते हैं। VBR। BR स्टैंड फॉर ब्रश वोल्टेज। देखो, जो वोल्टेज तुम अप्लाई कर रहे हो वो कुछ एक जगहों पे खर्च हो रहा है। पहला, जो ये बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है इस अप्लाइड वोल्टेज को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। एक तो बैक ईएमएफ को काउंटर करने में, दूसरा इस आर्मेचर वाइंडिंग का अपना रेसिस्टेंस होगा, उसको हमने RA माना, और अगर इसमें करंट IA है
तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना खर्चा हो जाएगा वोल्टेज का, कितना वोल्टेज खर्च हो जाएगा, तो ये सब खर्चा तो V में से ही हो रहा है ना, अप्लाइड मेन सोर्स तो V है, तो V इक्वल टू कहाँ खर्चा हुआ, EB में, क्योंकि EB ने V को अपोज किया, तो VB को काउंटर करने में खर्च हुआ, IARA में खर्च हुआ, और अगर यहाँ ब्रश में भी कुछ ड्रॉप हो गया तो उस ब्रश को भी तो ऐड करोगे ना यहाँ। यस सर। यहाँ पर VBR भी तो ऐड करोगे, अगर होता है तो ऐड करो, वरना नहीं करो, नेग्लेक्ट कर दो, तुम्हारी चॉइस है, बट चाहो तो ऐड तो कर सकते हो ना। यस। अब मुझे ये एक बात बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर ये बैक ईएमएफ, जरा ध्यान से सुनना, मुझे ध्यान से सुन के बताना, ज्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, बस एक चीज डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये बैक ईएमएफ मैं मान लेता हूं कि 12 वोल्ट है, कितना मान लेता हूं? 12 वोल्ट। अच्छा, पहले बैक ईएमएफ की वैल्यू पहले कितनी मानी हुई है मैंने? 8 वोल्ट। अगर बैक ईएमएफ 8 वोल्ट है और अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। तो ये आर्मेचर करंट जो है कितने वोल्ट के कारण है? 2 वोल्ट के कारण। 2 वोल्ट के कारण। प्लस 2 बोलिए इसको, प्लस 2 वोल्ट के कारण। कितने के कारण है? प्लस 2 वोल्ट के कारण। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है, एक बार मुझे बताएंगे आप लोग, करंट का? अपवर्ड। AB में अपवर्ड। CD में डाउन। वेरी गुड। अब यहाँ रुकिए। अब मैंने कहा कि अगर EB की वैल्यू 12 वोल्ट हो जाए, समवेयर जो इसमें बैक ईएमएफ जनरेट हो वो 12 वोल्ट हो जाए, तो अब इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा? -2 वोल्ट। अब प्लस 2 वोल्ट के कारण अगर करंट B से A की तरफ और A से C की तरफ और C से D, मतलब अगर क्लॉकवाइज जा रहा था, तो -2 वोल्ट के कारण किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, अब मैं करता हूं, सुनते रहो, इसको मैं कर देता हूं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर कर दिया, अभी ठीक है। अब जब इस पे एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो इस पे टॉर्क का डायरेक्शन बदलेगा कि वही रहेगा? बदल जाएगा। उल्टा। इसका मतलब है कि जनरेटर पे ब्रेक लगने लगेगा, मोटर पे ब्रेक लगने लगेगा, मोटर का आर्मेचर का जो रोटेशन है वो स्लो होने लगेगा। यस सर। होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? जैसे ही इसका कहने का मतलब, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जैसे ही बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा हुआ, क्या हुआ? बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा हुआ, तो मोटर कैसे वर्क करने लगा? आपको वोल्टेज उल्टा मिलने लगा, आपको देने के बजाय। बैक ईएमएफ अगर ज्यादा हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो आपको 2 वोल्ट क्या होने लगा? -2 वोल्ट हो गया अप्लाइड, मतलब 2 वोल्ट आपको मिलने लगा। जैसे ही 2 वोल्ट आपको मिलने लगा, तो बैक ईएमएफ के ज्यादा होने के कारण और अप्लाइड वोल्टेज कम हो गया, तो मोटर जो है वो जनरेटर की तरह बिहेव करने लगा, वो जनरेट करने लगा, उल्टा आपको देने के बजाय उल्टा आपको 2 वोल्ट मिलने लगा। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ, क्योंकि बैक ईएमएफ ज्यादा हो गया अप्लाइड वोल्टेज से, तो आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गई। अपोजिट हो गया, बदल गया। तो पहले जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा था, अब टॉर्क किधर लगने लगेगा? रिवर्स डायरेक्शन। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ द मोटर। क्या बोलते हैं? मोटर को रोकना, ब्रेक करना, मोटर की स्पीड को स्लो करना या ब्रेक करना। अब देखिए ब्रेकिंग कितनी तरह की होती है। अब ये इतनी तो चीजें समझ गई, कब ब्रेकिंग होता है? ब्रेकिंग कब होता है? When back EMF becomes greater than the supplied voltage. हाँ, अगर बैक ईएमएफ हमारा सप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा है, और जब बैक ईएमएफ सप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा है, तो मोटर कैसे बिहेव करता है? जनरेटर। जब हमारा बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा होगा, और जब बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली मोटर विल बिहेव लाइक अ जनरेटर। और आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, और हमारा टॉर्क जो है उल्टे डायरेक्शन में लगेगा और मोटर पे ब्रेक लगने लगेगा। तो ब्रेकिंग मोड में, इसका मतलब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, ब्रेकिंग मोड में मोटर कैसे बिहेव करता है? जनरेटर। तो हालांकि आपको ब्रेकिंग मोड पढ़ना नहीं है, बट चूंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ब्रेकिंग मोड नहीं पढ़ना। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी जुड़ी हुई है
इससे आपका इंटरेस्ट ग्रो होगा, इसलिए मैं इस चीज को आपको बताना चाहता हूँ। अब सारे ब्रेकिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पढ़ना नहीं, एक सिंपल सा ब्रेकिंग आपको बता रहा हूँ। सोचिए कि हमने इसको 10 वोल्ट सप्लाई किया, बदले में 10 वोल्ट के कारण इसमें एक आर्मेचर करंट आया IA, जो कि क्लॉकवाइज चल रहा है। आर्मेचर करंट IA के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड में उस पर एक टॉर्क लगा IA क्रॉस B। हमने पहले ही डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रखा है, AB पे किधर टॉर्क लगेगा, AB पे किधर लगेगा, किधर लग रहा था, into the plane. CD पे किधर लग रहा था, Outward. तो ये जो है रोटेट करने लगा, ये जो है रोटेट करने लगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। AB भीतर आने लगा और CD बाहर आने लगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये रोटेट करने लगा तो इसके रोटेशन के कारण, क्योंकि ये क्वाइल जो है इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करने लगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे चेंज होने लगा और ये क्वाइल मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करने लगा, तो इसमें एक EMF प्रोड्यूस हुआ जिसको हम बैक EMF कहते हैं। और ये बैक EMF ऑटोमेटिकली रोटेशन के कारण प्रोड्यूस हुआ है, और रोटेशन जो है वो टॉर्क के कारण हो रहा है, और टॉर्क इस आर्मेचर करंट के कारण है, और आर्मेचर करंट इस वोल्टेज के कारण है। तो एज पर लेंजला ये 8 वोल्ट बैक EMF या अप्लाइड वोल्टेज को अपोज कर रहा है। यहां तक तो मोटर एक्शन है, कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जो अप्लाइड वोल्टेज हमारा खर्च हो रहा है, वो खर्च कहाँ हो रहा है, एक तो बैक EMF को इनकाउंटर करने में, और दूसरा आर्मेचर में जो आर्मेचर के रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वहां खर्च हो रहा है। अगर ब्रश में भी कोई ड्रॉप होगा आप उसको ऐड कर सकते हैं, इसको मोटर इक्वेशन बोलते हैं। अब मैंने क्या किया, इंस्टेंटली क्या किया, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस आपसे पूछूंगा, मैंने इंस्टेंटली क्या किया कि इस 10 वोल्ट की सप्लाई को कट कर दिया, एकदम से सप्लाई बंद कर दी। अब क्या होगा, सिस्टम में करंट नहीं जाएगा, तो टॉर्क ही नहीं आएगा, इससे टॉर्क नहीं होगा, नहीं सर रोटेशन भी नहीं होगा। गलत जा रहे हो, सुनो सर उल्टे डायरेक्शन में घूमने लगेगा, डायरेक्शन मूव करने लगेगा स्पीड सर, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा जो जनरेट हुआ था वो वोल्टेज। सुन लो मेरी बात कंप्लीट करने दो। ये जब मोटर एक्शन था तो अप्लाइड वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट। बैक EMF कितना जनरेट हो रहा था, 8 वोल्ट। ये आर्मेचर करंट कितने वोल्ट, कितने वोल्टेज के कारण प्रोड्यूस हो रहा था, 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट के कारण प्रोड्यूस हो रहा था। चलो ठीक है, अब मैंने क्या किया कि तुरंत इस 10 वोल्ट को रोक दिया, बंद कर दिया एकदम से, कि सप्लाई बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दो, आर्मेचर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दो। जैसे ही आर्मेचर को बैटरी से डिस्कनेक्ट किया, आपको क्या लगता है ये इतना हेवी आर्मेचर जो कि कम से कम 100 किलो का है, वो सेकेंडों में रुक जाएगा क्या, अपने इनर्शिया के कारण घूमता रहेगा? यस सर। तो आपको क्या लगता है बैक EMF से 0 हो जाएगा क्या? नहीं सर, ऐसा होना पहले माइनस होगा, इसके बाद बैक EMF तो स्टिल कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड, जो अपने इनर्शिया के कारण वो रोटर घूमता रहेगा। 100 kg मास एक सेकंड में ऑल्ट में आ जाएगा क्या? नो सर। तो घूमता रहेगा। जब ये घूमता रहेगा तो ये बैक EMF तो कंटिन्यू करेगा प्रोड्यूस करना। यस सर। आपने 10 वोल्ट सप्लाई बंद कर दी, बट क्या ये 8 वोल्ट ऑफ हो गया? नो सर। अब आप सप्लाई तो कर रहे थे 10 वोल्ट और इसमें बैक EMF प्रोड्यूस हो रहा था 8 वोल्ट, तो आपको 10 वोल्ट तो आपने बंद कर दिया देना, तो आपको 8 वोल्ट तो मिलने लगा। यस सर। तो आपको मिलेगा ना? यस सर, मिलेगा। तो एक तो आपको 8 वोल्ट मिलने लगा, मतलब आपका मोटर जो है आपको कुछ देने लगा, कुछ वोल्टेज आपको देने लगा। अच्छा, अब क्या हुआ, इसमें जो पहले करंट था वो कितने कारण था, कितने वोल्टेज के कारण था? प्लस 2 वोल्ट के कारण। प्लस 2 वोल्ट। अब कितने वोल्ट के कारण रह जाएगा? 8 वोल्ट। माइनस 8 वोल्ट। ये बैक EMF है सर। अब एक हेवी करंट IA अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था तो IA का डायरेक्शन क्या रिवर्ट नहीं हो जाएगा? यस सर, उल्टा हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलने लगेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगेगा, पहले जिधर टॉर्क लग रहा था, मतलब ये रोटर जो है जिस डायरेक्शन में घूम रहा था, अब उसके उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क लगने लगेगा। यस सर। तो धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। यस सर। धीरे धीरे वो स्लो होने लगेगा, और जैसे जैसे स्लो होने लगेगा ये 8 वोल्ट क्या होने लगेगा? कम होने लगेंगे, गिरने लगेगा। लेकिन जब तक वो बिल्कुल हॉल्ट में नहीं आ जाएगा, ये 8 वोल्ट गिरते गिरते 0 में नहीं आ जाएगा, इतने देर तक तो ये जनरेट करेगा। यस सर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे दिल्ली मेट्रो चल रही है, मेट्रो को रोकना है, तो मेट्रो में क्या किया, इंस्टेंटली उसने सप्लाई को बंद कर दिया, 10 वोल्ट को बंद कर दिया, जो भी
ऊपर ओवरहेड वायर होता है, जो ओवरहेड वायर होता है देखते हो ना, ऊपर एक ऐसे टच करता है ऊपर, देखे हो? मेट्रो में देखा हो, तो वो ये सप्लाई है। तो अगर मेट्रो को रोकना है या ट्रेन को रोकना है तो आपको क्या करना है? सिंपली इस सप्लाई को कट कर देना। यस सर, कट कर देना। जब ये सप्लाई कट कर दीजिएगा तो आपको क्या लग रहा है, इतना हेवी मेट्रो का या ट्रेन का इतना हेवी रोटर, जो कि मतलब हजारों क्विंटल का होगा, 100 किलो का भी नहीं, हजारों क्विंटल का होगा, क्या वो रोटेट करना बंद कर देगा? नहीं सर। तो सप्लाई तो ऑफ हो गया, ये 10 वोल्ट तो ऑफ हो गया, लेकिन जो उसमें बैक में प्रोड्यूस हो रहा था वो तो स्टिल प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि अपनी इनर्शिया से घूमता रहेगा। यस सर। अब क्या है, वो तो स्टिल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 8 वोल्ट आपने देना तो बंद कर लिया, बट आपको बदले में जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा था वो आपको मिलने लगा। मतलब उस केस में मेट्रो जो है वो बिजली लेने के बजाय प्रोड्यूस करके लाइन को सप्लाई करेगा। जिस लाइन से वो पहले बिजली ले रहा था उसको क्या करेगा? सप्लाई करेगा, सप्लाई करना शुरू कर देगा। मतलब उस समय मोटर, आपको पहले भी कहा था, ब्रेकिंग मोड में मोटर कैसे बिहेव करता है? जनरेटर की तरह लेने के बजाय देने लगेगा। अब क्या है देखिए, अब पहले इसमें करंट जो था, जब आप 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे थे तो इस प्लस 2 वोल्ट के कारण था, तो ये करंट था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसमें करंट किसके कारण होगा सर? बैक ईएमएफ के कारण, बैक ईएमएफ के साथ। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा सर, उल्टा हो जाएगा। जब आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तो टॉर्क पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था तो अब टॉर्क किधर लगने लगेगा? क्लॉकवाइज लगने लगेगा। मतलब मेट्रो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उधर से क्या होने लगेगी? मेट्रो स्लो होने लगेगी। यस सर, एक्सेलरेट हो जाएगा। जैसे जैसे वो स्लो होने लगेगी, ये बैक ईएमएफ क्या होने लगेगा? क्योंकि बैक ईएमएफ तो रोटेशन के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा था, बैक ईएमएफ क्या होने लगेगा? गिरने लगेगा। और जब गिरते क्या हो जाएगा? गिरते गिरते क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आपकी ट्रेन हॉल्ट में आ जाएगी, वहां आपकी ट्रेन रुक जाएगी। रोकने के मेरे पास और भी तरीके हैं। इसको इस तरीके को हम डायनेमिक ब्रेकिंग कहते हैं। ब्रेकिंग ऑल्दो आपको पढ़ना नहीं था, बट मोटर से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने आपको बताया बेसिक लेवल पे। हालांकि उसमें और भी बहुत सारी एडवांस चीजें हैं। जो मोटर होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, रेयरली डीसी मोटर होता है। वो मोटर अलग अलग तरीके के होते हैं, उसकी ब्रेकिंग भी अलग अलग तरीके की होती है, डायनेमिक होती है, प्लगिंग होती है, रीजनरेटिव होती है। लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसी चीजें की जा सकती है या नहीं की जा सकती? मेरे बताने का मकसद ये था कि मोटर का एक बेसिक बिहेवियर आपको समझ में आया कि मोटर किस तरीके से काम करता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर समझ गए तो मैं इस क्वेश्चन पे मोटर को लास्ट करूंगा, यही मोटर की कहानी बंद हो जाएगी, खत्म। इतने में ही आप मोटर समझ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ बैक ईएमएफ मेक्स द डीसी मशीन सेल्फ रेगुलेटिंग। मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं हिंदी में कि बैक ईएमएफ जो है डीसी मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग कैसे बनाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहां पे लोड बढ़ाएंगे, अब ट्रेन जो है पे कभी एक पैसेंजर भी हो सकता है और कभी 10,000 भी हो सकता है, और कभी पूरी ट्रेन खाली भी हो सकती है। होगा कि नहीं होगा? कि ट्रेन पे हमेशा लोड कांस्टेंट ही रहेगा? नहीं सर, वेरिएबल है, कांस्टेंट तो नहीं होगा। कभी उसमें हो सकता है कि ट्रेन पूरी खाली हो, और हो सकता है कभी उसमें 10,000 लोग सवार। तो ड्रास्टिकली लोड में चेंज है। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब यहाँ लोड चेंज करेगा, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा लोड को ड्राइव करने के लिए टॉर्क ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? सर ज्यादा चाहिए। तो मोटर को कैसे पता चलेगा कि टॉर्क उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाना है? कैसे बढ़ाएगा? मोटर को कैसे पता चलेगा? मोटर में कोई सेंसर तो नहीं लगा। मेरा क्वेश्चन समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। सपोज ये लिफ्ट है, लिफ्ट में भी मोटर लगा है। लिफ्ट जब खाली चल रहा होता है, जब लिफ्ट खाली होता है, तो जिस रफ्तार से ऊपर जाता है, क्या 10 लोग उसमें चढ़ जाते हैं तो रफ्तार बढ़ा देता है या घटा देता है? नो सर, सेम रहता है। ऐसा तो नहीं कि खाली लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर जाता है और 10 आदमी जब उसमें बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, या 50 आदमी चढ़ जाते हैं तो बड़ा धीरे धीरे जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है क्या? तो आपको क्या लगता है, कोई सेंसर लगा हुआ है जो सेंस करता है कि अब लिफ्ट खाली है और अब लिफ्ट में 10 आदमी है, क्योंकि 10 आदमी चढ़ जाएंगे तो उसको टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। सर जो ऑलरेडी मतलब
जितना वेट आता है उसका काउंटर क्लॉक लगा दो सर। यस सर, क्योंकि सर वो उस हिसाब से एनालाइज करेगा सर कितना लोड है, उसी हिसाब से बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वो सर फिर। सर पहले बैक ईएमएफ को काउंटर कर लो पहले, उसके आगे तो आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। नहीं तो मुझे मशीन से जोड़ के बताओ, कहानी पूरी थ्योरी बताओ मुझे, ठीक है, मैं सुनना चाहता हूँ, ठीक से बताओ सर। एक मिनट बताओ, अगर बताना चाहो तो बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सर हिंट मिलेगी थोड़ी। चलो मैं, चूंकि टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा हाँ हिंट ही दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखो सपोज करो कि यहाँ तुमने लोड बढ़ाया, तो जिस प्रोपोर्शन में तुम लोड बढ़ाओगे उस प्रोपोर्शन में इस आर्मेचर का रोटेशन जो है वो स्लो होगा या फास्ट होगा? सर स्लो हो जाएगा। जितना ज्यादा स्लो होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लिए ज्यादा में जिस प्रोपोर्शन में, सुनते रहो, जिस प्रोपोर्शन में लोड बढ़ाया उस प्रोपोर्शन में रोटेशन क्या हो गया? सर कम हो गया, स्लो हो गया। जिस प्रोपोर्शन में रोटेशन कम हो गया, स्लो हो गया, उस प्रोपोर्शन में बैक ईएमएफ क्या हो गया? बढ़ गया सर। बढ़ जाएगा सर। ज्यादा। अरे बैक ईएमएफ तो रोटेशन के कारण प्रोड्यूस होता है दोस्त। कम होगा सर रोटेशन। अच्छा हाँ ठीक है सर। समझ के जवाब दो, सुनो दोबारा पूछ रहा हूँ। बैक ईएमएफ रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, समझ के जवाब देना। जितना हमने यहाँ लोड लगाया, जिस प्रोपोर्शन में लोड लगाया, जितना क्वांटिटी का लोड लगाया, जिस प्रोपोर्शन में लोड लगाया, उस प्रोपोर्शन में रोटेशन बढ़ेगा कि घटेगा? रोटेशन का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? जिस प्रोपोर्शन में रोटेशन घटेगा उस प्रोपोर्शन में बैक ईएमएफ बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा। घटेगा। जिस प्रोपोर्शन में बैक ईएमएफ कम होगा उस प्रोपोर्शन में ये इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है। जिस प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा उस प्रोपोर्शन में ये आर्मेचर करंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। जिस प्रोपोर्शन में आर्मेचर करंट बढ़ेगा उस प्रोपोर्शन में टॉर्क IL क्रॉस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। मतलब अब इसको रिकॉल करता हूं, जितना लोड बढ़ाओगे उतना ही स्पीड स्लो हो जाएगा, जितना स्पीड स्लो होगा उतना ही बैक ईएमएफ घट जाएगा। जिस प्रोपोर्शन में बैक ईएमएफ घटेगा उसी प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ जाएगा, और जिस प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में टॉर्क बढ़ जाएगा। तो बढ़ा हुआ टॉर्क उस बढ़े हुए लोड को ड्राइव कर लेगा, ना तो स्पीड को बढ़ाएगा ना घटाएगा। यस सर समझ आ गया। टॉर्क मैनेज करेगा सर। टॉर्क मैनेज कर देगा, वो स्पीड को नहीं बढ़ने देगा। ऐसा नहीं कि लिफ्ट में 10 लोग, अब देखो लिफ्ट में पहले लिफ्ट खाली था, अब लिफ्ट में 10 लोग चढ़े, तो जिस प्रोपोर्शन में यहाँ 10 लोगों का लोड बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में लिफ्ट की रफ्तार, मोटर की रफ्तार क्या हो गई? कम हो गई। रोटेशन की रफ्तार क्या होगी? कम हो गई। जिस प्रोपोर्शन में रोटेशन की रफ्तार कम हुई, ये बैक ईएमएफ क्या हो गया? कम हो गया। जिस प्रोपोर्शन में बैक ईएमएफ कम हुआ, ये अप्लाइड वोल्टेज क्या हुआ? इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया। जिस प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया, मोटर में आर्मेचर करंट क्या हो गया? बढ़ गया। और जिस प्रोपोर्शन में आर्मेचर करंट बढ़ गया उसी प्रोपोर्शन में टॉर्क बढ़ गया। बढ़ा हुआ टॉर्क उस बढ़े हुए आदमी के 10 आदमी के लोड को ड्राइव कर लिया, स्पीड को उतना ही रहने दिया क्योंकि अब टॉर्क उसी प्रोपोर्शन में बढ़ चुका है। समझ में? तो दिस इज हाउ बैक ईएमएफ मेक्स द डीसी मशीन सेल्फ रेगुलेटिंग। डीसी मशीन को दिमाग दे देता है, डीसी मशीन को सेंस दे देता है कि भैया जितना लोड बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में टॉर्क बढ़ाओ। जितना लोड बढ़ रहा है उतना ही स्पीड गिरता है, और जितना स्पीड गिरता है उतना ही बैक ईएमएफ। जिस प्रोपोर्शन में बैक ईएमएफ गिरता है उसी प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ जाता है, और जिस प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में टॉर्क बढ़ जाता है। तो बढ़ा हुआ टॉर्क उस बढ़े हुए लोड को उसी प्रोपोर्शन में ड्राइव कर लेता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, अंडरस्टूड। यस सर। थैंक यू। मेरा जो बताने का काम था मेरा हो गया अपना काम। मैं एक तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं पहले। रिकॉर्डिंग के लिंक सर अगर क्या कह रहे हो? अगर लोड अगर कुछ लिमिट से ज्यादा रख देंगे तो वो